तो ये टॉपिक आपके लिए टेक्निक्स, जो कि आपका बहुत अच्छा फेवरेट टॉपिक होने वाला है। चलो, हम सर बहुत गंदा हुआ। अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं हर्षिता, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ अगर कभी कुछ गंदा हो रहा है तो वो गंदा नहीं है। आपके लिए ऊपर वाला दूसरी एग्जाम भेज रहा है, सीईटी पीजी। जाकर इस एग्जाम के लिए मेहनत करो और अच्छी रैंक से एग्जाम को क्वालिफाई करो। तो जिन बच्चों का डाउन मत करो, अगली एग्जाम को टारगेट करो। देखो, सफलता असफलता मिलती रहती है, हमें उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। और एक असफल इंसान कभी दूसरी सफलता ना ले पाए ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आज भी आप में वो जज्बा है जैसे कि आज आप यहां पर यूट्यूब पर आए हो। चलो क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, हमें हमारे माइंड को कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के सामने से गुजारना है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है। देखा ना आपने आईआईटी जेम में। गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर करो जरा, देखो कैसे कैसे आंसर आ सकते हैं। चलो, मैं बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट हूं ना, इसलिए माइक्रो उतना नहीं पढ़ता है, थोड़ा पढ़ने बाद सकूंगा। ओके कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट हो आपका, बायोटेक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, टेक्निक सब में आता है, ठीक है। टेक्निक सब में आता है। चलो चलो, किसी का थर्ड फोर्थ भी आ रहा है, सेकेंड भी आ रहा है, देखते क्या है सर। इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ अ प्यूरिफाइड प्रोटीन इज एसडीएस पेज। सबसे पहले तो मुझे आप बताओ एसडीएस का मतलब क्या है और उसका काम क्या होता है। चलो एसडीएस का मतलब तो मैं बता देता हूं। एसडीएस का मतलब होता है सोडियम डोडेक्टाइल सल्फेट। इतना तो सर हमें पता है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है सर, क्योंकि देखो अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए के लिए बेसिकली क्या होता है यहां पर, सदर्न प्रोटीन। 2 मिनट रुकना, ये रबड़। तो डीएनए के लिए क्या होता है, सदर्न प्रोटीन होता है। बताओ, सदर्न प्रोटीन होता है ना, आपने आईआईटी जेम दिए। आरएनए के लिए क्या होता है, नॉर्दर्न प्रोटीन। और प्रोटीन के लिए क्या होता है सर, होता है वेस्टर्न ब्लोटिंग। वेस्टर्न ब्लोटिंग। तो प्रोटीन के वेस्टर्न ब्लोटिंग के अंदर यूज किया जाता है सोडियम डोडेक्टाइल सल्फेट नाम के एक जेल का। इसका काम यह होता है कि यह प्रोटीन की आउटर सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। इतनी बात हमें पता है, ठीक है। तो यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मर्केप्टो इथेनॉल, तो मर्केप्टो इथेनॉल का यूज किया जाता है सर डाइसल्फाइड बॉन्ड के ब्रेकिंग में। तो यहां पर ब्रेक डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो देखो यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। तो मान लो यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड के ब्रेक करने के बाद हमें 2 बेंड दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने एसडीएस पेज किया है और एसडीएस पेज करने के बाद हमें यहां पर 2 बेंड दिखाई दिए। एक 45 किलो डाल्टन के ऊपर बेंड दिखाई दिया, एक 35 किलो डाल्टन के ऊपर बेंड दिखाई दिया। अब क्या बोल रहा है वो, होवेवर अ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। अब हमने इसकी जेल फिल्ट्रेशन करी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, द सेम प्रोटीन इल्यूट 80 किलो डाल्टन। तो अब यहां पर सेम प्रोटीन का एक सिंगल बेंड दिख रहा है 80 किलो डाल्टन। What conclusion can be drawn from the above observation? तो आप मुझे बताओ, यहां पर ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट की प्रोटीन के अंदर डिसोशिएट हो गया, मतलब इनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा ऐसा, जो कि ब्रेक हो चुका है एसडीएस पेज में। तो ये प्रोटीन तो सर अलग अलग है ना, इनके अंदर दोनों सब यूनिट अलग अलग है, मतलब ये हेट्रोडाइमर हुआ या नहीं हुआ। प्रोटीन इज नॉट प्यूरिफाइड टू होमोजेनाइज, इसका तो कोई बात ही नहीं कही गई है, क्योंकि यहां पर प्यूरिफिकेशन की कोई बात नहीं की है। यहां पर बस पूछा है पहले 2 बेंड आ रहे थे, उसके बाद में 1 बेंड आया। तो ये पहला आंसर तो गलत हुआ। 2 बैंड्स जनरेटेड इन द एसडीएस पेज ड्यू टू डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन कैसे होगा भाई, डिग्रेडेशन नहीं होता है वहां पर। डिग्रेडेशन अगर प्रोटीन का हो जाएगा तो फिर यहां प्रोटीन मॉलिक्यूलर वेट में कैसा आएगा।
तो ये स्टेटमेंट भी गलत हुई। प्रोटीन इज मल्टीमर, मल्टीमर होता तो 2 बैंड क्यों आते, बहुत सारे बैंड आते। प्रोटीन इज हेट्रोडाइमर, तो कितने लोगों का 4 आंसर आया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो हाथ ऊंचा भी कर रहे हैं कुछ लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार प्रदर्शन, शानदार जबरदस्त। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सभी का आंसर आना चाहिए। जिनकी एग्जाम आईआईटी जेईई की अच्छी नहीं गई, नो टेंशन, दिमाग को टेंशन देने का नहीं। एक एग्जाम क्लियर होने से या नहीं होने से आपके करियर के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी तैयारी और आपका जोश वैसा ही होना चाहिए अगली एग्जाम के लिए। फोड़ दो तोड़ दो अगली एग्जाम सीयूटी पीजी को। चलो आंसर करो इसका वाला, चलो आ रहा है, फर्स्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोगों का आंसर आ रहा है। सोडियम डोडेक्टाइल सल्फेट एंड द एनायनिक डिटर्जेंट commonly used to gel SDS polyacrylamide gel electrophoresis work in the facilitating electrophoretic separation of a mixture of a protein by the ability to bind to the negatively charged amino acid side chain या हाइड्रोफोबिक साइड चेन इन द प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज या पेप्टाइड ग्रुप। तो सब लोग एक एक आंसर कर रहे हो। अरे यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यही तो गलती आपको एक बार असफल कर गई है। घबराओ मत, हमें घबराना नहीं है। केसी सर का डायलॉग याद है ना, यहां पर सोडियम डोडेक्टाइल सल्फेट का काम मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में ही बता दिया। सोडियम डोडेक्टाइल सल्फेट, इसका काम होता है प्रोटीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देना। तो ये पूछा है कि ये नेगेटिव चार्ज कहां पर डिलीवर करता है, ये पूछा है आपसे नेगेटिव चार्ज कहां पर डिलीवर करता है, ये नहीं पूछा है कि ये क्या करता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक रीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को डिलीवर करता है, क्योंकि ऐसा हाइड्रोफोबिक रीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिलीवर कर सकता है वो स्टेबल रहेगा। अगर आप पॉजिटिव चार्ज के ऊपर दोगे तो ये यहां के प्रोटीन का कंफर्मेशन चेंज कर देगा। तो क्या आंसर आना चाहिए, हाइड्रोफोबिक साइड चेन इन द प्रोटीन, ये आंसर आना चाहिए। नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड साइड चेन इन द प्रोटीन नहीं। नेगेटिव ग्रुप नेगेटिव के ऊपर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ नेगेटिव चार्ज का। पॉजिटिवली चार्ज बिल्कुल नहीं। पेप्टाइड ग्रुप इन द प्रोटीन बिल्कुल नहीं। पेप्टाइड कैसे, पेप्टाइड ग्रुप यार ये प्रोटीन तो हमारा एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आरटीपीसीआर रिएक्शन सीक्वेंसली यूजेस। सर मेरे को 2 ही लगता पहले। अच्छा हाँ अर्षिता वही है ना सर, आपने अगर 2 बताया तो फिर हाँ मेरे को पहले 2 लग रहा था। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगर मैं 1 बताता तो फिर आप बोलते हाँ सर हमें तो 1 लग रहा था। चलो इसका आंसर करो, आरटीपीसीआर रिएक्शन सीक्वेंसली यूज। तो आरटीपीसीआर के अंदर किसका यूज किया जाता है, आरटीपीसीआर मतलब क्या ये बताओ मेरे को पहले तो। चलो मैं यही बता देता हूं, आरटीपीसीआर मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। इसके अंदर क्या होता है सर, यहां पर आरएनए, जो आरएनए वायरस होते हैं जैसे कि कोविड वायरस, इसने सब लोगों का भला कर दिया 2 साल घर में बिठाकर। कोविड वायरस जो कि आरएनए वायरस है प्लस स्ट्रेन वायरस है प्लस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, इनको हमने डीएनए में चेंज करना है तो इसके लिए यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यूज किसका कर रहा है, आरएनए का यूज कर रहा है डीएनए बनाने में। तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हुआ या नहीं हुआ, अरे हुआ या नहीं हुआ। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का यूज होता है
कैसे यूज होता है सर? यहां पर आरएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट, क्या कंफ्यूज कर रहे हो? देखो यहां पर आरएनए वायरस का हमने जीनोम लिया, एमआरएनए, देन उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हमने यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से हम यहां पर एम्प्लीफिकेशन करेंगे, एम्प्लीफिकेशन बाय पीसीआर मेथड से। पीसीआर मेथड के अंदर कौन सी 3 मेथड होती है? क्या मैं कोई मेरे को बता सकता है कौन सी 3 प्रोसेस होती है? वो होती है यहां पर फर्स्ट डीनेचुरेशन, एनीलिंग और होता है एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन के लिए यूज होता है 94 से 98 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, एनीलिंग के लिए होता है 50 से 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एक्सटेंशन के लिए होता है 70 से 72 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है जो कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, तो ये क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो हमारा आंसर इसी हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए। चलो सभी का सही है। एनीलिंग एक्सटेंशन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत बढ़िया हर्षिता, आपने यहां पर भी व्हाट्सएप लैंग्वेज का यूज कर लिया है। शॉर्ट में आपने डीनेचुरेशन लिख दिया, शॉर्ट में आपने एनीलिंग लिख दिया, शॉर्ट में आपने एक्सटेंशन लिख दिया। बहुत बढ़िया, शानदार प्रदर्शन। मेरे को ऐसा लग रहा है आईआईटी जेम में भी ऐसे ही करा होगा आपने। चलो फोर्थ का आंसर करो फटाफट। चलो कोई 1 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है। डीएनए से आरएनए तो रिवर्स में आरएनए से देना डीएनए। अच्छा क्या बोल रहे हो आप? डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस तो ट्रांसक्रिप्शन होती है और आरएनए से डीएनए की प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। चलो देखते हैं, कोई यहां पर 4 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं यहां पर ये देखते हैं। द लीनियर एंड सर्क्यूलर फॉर्म ऑफ द सेम डीएनए। तो मान लो यहां पर कोई लीनियर डीएनए है और यही डीएनए सर्क्यूलर है, तो कैन बी डिस्टिंग्यूज्ड यूजिंग, किसका यूज करके आप ये आइडेंटिफिकेशन करते हो कि ये लीनियर डीएनए है या इसका सिंगल स्टैंडर्ड या फिर हम बोल सकते हैं सर्क्यूलर डीएनए है। तो हम यूज करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ 260 नैनोमीटर। नहीं सर, 260 नैनोमीटर का यूज थोड़ी ना करेंगे हम इसके अंदर, बिल्कुल नहीं। हाँ ये मानते जरूर है हम कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो है ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करता है 260 नैनोमीटर पर एज कंपेयर टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा आरएनए जो है 260 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, फिर उसके बाद में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, फिर उसके बाद में डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्या कोई बता सकता है मेरे को? 260 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की प्रोबेबिलिटी को या फिर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट तो नहीं होगा। एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो सर अगर हम इसके अंदर देख रहे तो यहां पर एंडोन्यूक्लियस तो यहां पर यूज हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर डीएनए में कहां पर आप एंडोन्यूक्लियस यूज करोगे? तो एंडोन्यूक्लियस भी हमारा आंसर नहीं होगा। विस्कोसिटी की बात करें, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहां पर सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं की गई है। एक्सोन्यूक्लियस डाइजेशन किया जाएगा अगर कभी हम इससे सिंगल लीनियर स्ट्रेन को अगर डाइजेशन कर रहे हैं एक्सोन्यूक्लियस से, तो इससे सिंगल ही डीएनए फॉर्म होगा। बट यहां पर अगर कभी सर्कुलर डीएनए का डाइजेशन होगा तो इससे हमारे पास एक लीनियर डीएनए बनेगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक्सोन्यूक्लियस डाइजेशन के थ्रू हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये डीएनए सर्कुलर फॉर्म में है या लीनियर फॉर्म में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस टू द मैनर टू द एनालाइज जीन एक्सप्रेशन। बताओ मुझे यहां पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस। ध्यान से रखो क्या पूछ रहे, जो एक बोल रहा है उसके लिए, और जो 3 बोल रहा है उसके लिए भी, जो 4 बोल रहा है इसके लिए भी, जो 2 बोल रहा है इसके लिए भी। चलो अभी 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 सबने ऐसा बोला कि सर आप 3-4 कर रहे हो, हम बोले ही नहीं, हम डायरेक्ट आंसर लिख के भेजते। तो सब लोग यहाँ पर वेस्टर्न ब्लोटिंग लिख रहे हैं, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखते, तो देखो 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 यहां पर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ पॉलीपेप्टाइड की बात कर रहा है। पॉलीपेप्टाइड क्या कर रहे हो दोस्तों आप, पॉलीपेप्टाइड की बात कर रहा है। पॉलीपेप्टाइड मतलब होता है प्रोटीन, और आपको अभी पहले क्वेश्चन में मैंने बताया प्रोटीन के लिए कौन सी यहां पर इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है, वेस्टर्न ब्लोटिंग। अच्छा 3 नंबर ऊपर हो गया, अरे यार यही गलती मेरे साथ बार बार होती है। चलो वेस्टर्न ब्लोटिंग, बहुत बढ़िया। सदर्न ब्लोटिंग की बात करें तो ये स्पेसिफिक डीएनए के लिए होती है। नदर्न ब्लोटिंग की बात करें तो ये स्पेसिफिक आरएनए के लिए होती है। ईस्टर्न ब्लोटिंग किसके लिए होती है बताओ मुझे जरा। और एक क्वेश्चन आपसे और एक, कि अगर कोई 2 सिंगल मॉलिक्यूलर वेट के है, मतलब मान लो कि 2 प्रोटीन है 50 मॉलिक्यूलर वेट के, 2 प्रोटीन है, यहां पर कोई प्रोटीन ए है और प्रोटीन बी है, दोनों के दोनों 50 मॉलिक्यूलर वेट के हैं, और ये एक बीकर के अंदर, अच्छा बीकर बड़ा गंदा बना, और इनको मैं रख रहा हूं एक सिंगल बीकर में, ये दोनों के दोनों प्रोटीन से ए बी। अब इसको मेरे को सेपरेट करना है, तो कौन सी टेक्निक का यूज करूं मैं जिससे कि 2 बैंड मुझे मिले अलग अलग 50 मॉलिक्यूलर वेट के, बताओ मुझे कौन सी ऐसी टेक्निक का यूज करूं डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के लिए। चलो बढ़िया, कोई बता रहा है पोस्ट ट्रांसलेशन के लिए। चलो ये बता दो मेरे को। हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया स्मृति, बहुत बढ़िया। चलो ईस्टर्न ब्लोटिंग पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के लिए, ये बताओ मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल रहा है चलो ठीक है, बट मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 2 प्रोटीन है 50-50 मॉलिक्यूलर वेट के, उन दोनों प्रोटीन को मेरे को अलग अलग 2 बैंड के अंदर सेपरेट करना है, तो कौन सी टेक्निक का यूज करूं मैं, बताओ मुझे। क्रोमेटोग्राफी हाँ हर्षिता बिल्कुल, बहुत ज्यादा ही अलग था, बताओ मुझे। तो चलो मैं ही बता देता हूं, आप क्या ही बताओगे। आपने सुना होगा 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। इसको सबसे पहले हम पीएच के बेस पे सेपरेट करते हैं। फर्स्ट पीएच के बेस पे सेपरेट, पीएच बेस्ड सेपरेशन, और फिर ये प्रोटीन को, ये दोनों के दोनों प्रोटीन को हम बाद में एसडीएस पेज के ऊपर लोड करेंगे, और उसके बाद में ये दोनों प्रोटीन के अलग अलग बेंड 50 मॉलिक्यूलर वेट पर आएंगे। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम सिंगल होमोडाइमर प्रोटीन का सेपरेशन 2 अलग अलग बेंड में कर सकते हैं, याद रखो ठीक है। चलो आपको एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूं, याद रखो, इसको लिख लो भले ही। रेड्यूसिंग कंडीशन में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अरे क्या बायोटेक्नोलॉजी गर्ल, बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब आपने तो सब्जेक्ट को ही अपना नाम बना लिया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो देखो आप बोल रहे हो रेड्यूसिंग कंडीशन में, तो यहां पर हम वेस्टर्न ब्लोटिंग करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, उसके लिए यूज किया जाता है एसडीएस पेज। अगर आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे हो तो वहां पर स्पेसिफिक जेल की बात करो। चलो Which of the following use the reverse transcriptase to make the complementary DNA following by the amplification? चलो सब लोग आरटीपीसीआर बोल रहे हैं सर, अभी तो आपने कराया और अभी आपने क्वेश्चंस भी लेके आ गए। चलो इसका यूज करो। The presence and distribution of specific mRNA a cell can be detected by, अब बताओ, देखो मैं भी अब
अरे आप क्वेश्चन का नंबर तो लिखो, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। अभी सब स्टार्टिंग से 4 4 4 4 लिखते आ रहे हैं, तो कौन सा 4? चलो अभी किसी का आंसर भी आया, किसी का आंसर 2 आया, किसी का आंसर 4 आ रहा है, चलो किसी का आंसर 1 आ रहा है। अच्छा किसी ने तो 11 आंसर दिया है, गजब। अच्छा प्रवीण ने ही आंसर दिया है, अच्छा डबल 1 1 कर दिया, ओके कोई बात नहीं। द प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक mRNA विथ इन अ सेल, ये ध्यान रखो सेल के अंदर, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है और प्रेजेंस को हमें डिटेक्ट करना है, कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो हमें यह पता करना है कि ये सेल है, इस सेल के अंदर आरएनए कहां पर प्रेजेंट है और कहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, कोई गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइक उसके अंदर कोई आरएनए है, तो इनकी प्रेजेंस हम कैसे देख सकते हैं? नदन ब्लॉट एनालिसिस से। तो हम यहां पर प्रोटीन, सॉरी इन विट्रो मेथड है, ये इन विट्रो है, बट यहां पर विथ इन अ सेल पूछा है, इन विवो पूछा है। इन विवो का मतलब होता है सेल के अंदर, इन विट्रो मतलब होता है लेबोरेटरीज में। तो नदन ब्लोटिंग तो इन विट्रो मेथड है, ये होती है आरएनए के लिए, ठीक है, आरएनए के लिए। आरएनए इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन मेथड, तो बिल्कुल यहां पर आरएनए इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन मेथड का यूज किया जाएगा, रिच मेथड का, है ना। रिच मेथड का यूज किया जाता है इंटरनल सरफेस पर, या इंटरनल हम बोल सकते हैं साइटोसोल के अंदर इनके डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इनकी लोकेशन को पता करने के लिए कि आरएनए कहां कहां पर प्रेजेंट है। आरएनए प्रोटेक्शन ऐसे बिल्कुल नहीं। रियल टाइम पीसीआर, तो सर रियल टाइम पीसीआर का यूज तो एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है। अच्छा आपसे क्वेश्चन, साइलेंसिंग के लिए कौन से आरएनए का यूज किया जाता है, मुझे बताओ। साइलेंसिंग के लिए अगर मुझे एक काम है कि देखो ये एक सेल है, एक क्वेश्चन आपसे ध्यान से सुनो क्या पूछ रहा हूं मैं। ये सेल है, कौन सी सेल है? कैंसर सेल है, ठीक है, कैंसर सेल है। कैंसर सेल के पास में ये है इनका डीएनए। अब इस डीएनए से ये बना रहे हैं क्या? आरएनए। इन्होंने इस डीएनए से बनाया है आरएनए। अब इस आरएनए के अंदर मैं चाहता हूं कि ये वाला जो जीन है, ये वाला जो जीन है, इस जीन को मेरे को साइलेंस करना है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूं? इसके लिए मैं क्या यूज करूं, बताओ मुझे, क्या यूज करूं इसके लिए मैं? एसआई आरएनए बोल रहे, कोई बोल रहा है एमआई आरएनए। तो देखो, अच्छा एसएन आरएनए भी बोल रहे। अरे आपको एसआई आरएनए, देखो एसएन आरएनए स्प्लाइसिंग में काम आता है, स्प्लाइसिंग में, ठीक है। ये हमारे पास में ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर चलता है। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर स्प्लाइसिंग क्या करता है? यहां पर नॉन कोडिंग रीजन को रिमूव करेगा और कोडिंग रीजन का एडिशन कराएगा, रीजन एडिशन। तो यहां पर यूज करूंगा मैं एमआई आरएनए का। ये ध्यान रखो, एमआई आरएनए साइलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है, साइलेंसिंग के लिए, और एसआई आरएनए का यूज किया जाता है उस जीन को डिग्रेड करने के लिए। तो अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लगा दूं, ये एमआई आरएनए, तो ये जीन साइलेंस हो जाएगा। बट अगर मैं एसआई आरएनए की बात कर रहा हूं तो ये जीन को पूरा डिग्रेड कर देगा। तो ये दोनों के अंदर अंतर याद रखो। अगर कभी वहां पर जीन डिग्रेडेशन की बात करी गई तो वहां पर एसआई आरएनए का यूज होगा, और साइलेंसिंग की बात कही गई है तो वहां एमआई आरएनए का यूज होगा, ठीक है। एसएन आरएनए स्प्लाइसिंग में काम आते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हेलो अभिषेक। A researcher has used in vitro mutagenesis to mutate a clone gene and then reinserted this into a cell in the order to have the mutated sequence disable and the function of the gene. What must be occur? बताओ। चलो मैं आपको इसको समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन आखिरकार क्या पूछ रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। 8वें का 1, चलो बहुत बढ़िया श्रेया, गजब आपकी प्रिपरेशन है। क्वेश्चन को कैसा भी फ्रेम करो सर, हम तो उड़ा देंगे सबको। बढ़िया, अच्छी बात है। टेक्निक मतलब आपकी अच्छी हो गई, बहुत बढ़िया बात है। चलो
तो यहां पूछा क्या गया है, रिसर्चर, एक रिसर्चर है, हैज यूज्ड इन विट्रो म्यूटाजिनेसिस, तो वो एक म्यूटाजिनेसिस टेक्निक का यूज करता है टू म्यूटेट अ क्लोन जीन देन द री इंसर्टेड इनटू द सेल। अभी क्या किया सर, यहां पर एक जीन है, लाइक ये एमआरएनए है, एमआरएनए के इस जीन को क्या कर लिया सर, इनने म्यूटेट कर दिया रिसर्चर ने। ये रिसर्चर ने सर इसको म्यूटेट कर दिया, म्यूटेट करने के बाद फिर इसको सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब इसके अंदर जो फंक्शन होगा, ऑर्डर टू हैव म्यूटेटेड सीक्वेंस डिसेबल द फंक्शन, तो यहां पर बिल्कुल सर फंक्शन डिसेबल होगा क्योंकि म्यूटेटेड है, डिसेबल। तो व्हाट मस्ट बी देन अकर, तो क्या हो गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, रिकॉम्बिनेशन रिजल्टिंग इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द वाइल्ड टाइप विथ द म्यूटेटेड जीन। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप अगर कभी इसको क्लियर करना चाहते हो या इस फंक्शन को वापस से रिप्लेस करना चाहते हो तो आपको इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, बट यहां पर जो वाइल्ड टाइप जीन था वो रिप्लेस हो चुका है म्यूटेड जीन से, मतलब इसके अंदर जो पहले जीन था वो रिप्लेस हो चुका है म्यूटेड जीन से, तो इसीलिए इसका फंक्शन डिसेबल आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं वैसे एक और एक इंफॉर्मेशन आपके लिए कि आपका सैटरडे के दिन जूलॉजी का होगा, जूलॉजी का मॉक टेस्ट, और मंडे के दिन होगा बॉटनी का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सैटरडे के दिन जूलॉजी का मॉक टेस्ट होगा और मंडे के दिन आपका बॉटनी का होगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट जूलॉजी बॉटनी से बिलोंग करते हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, तो वो ये बात सुन लो, हेलो सर, हमने टेस्ट पेपर 1 में बॉटनी दिलवाई है और टेस्ट पेपर 2 में जूलॉजी दिलवाई है, जूलॉजी का एग्जाम होगा, प्लीज कंफर्म। बिल्कुल, देखो मैं बोल तो रहा हूं यहां पर जूलॉजी का होगा सैटरडे और मंडे होगा बॉटनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज, सर मॉक टेस्ट में आंसर सही ना दिए, प्लीज एक बार डिस्कशन करवा दो प्लीज। ओके हर्षिता, मैं एक बार टेक्निकल टीम से बात करता हूं कि आखिरकार आपने हमारे बच्चों को कौन सी आंसर की दे दी है, कहीं गलत तो आंसर की नहीं दी, तो आपके पास में डिस्कशन के साथ में टेस्ट पेपर होगा, बिल्कुल डिस्कशन किया जाएगा, आप मत टेंशन लो, सारे टेस्ट पेपर आपके पास डिस्कशन सहित आएंगे। चलो सर, रिफरल कोड क्या डालना है, अरे रिफरल कोड मैंने लिखा तो था, उसमें नहीं लिखा है क्या, वैसे फ्री तो है। नाइन का कोई बता रहा है ए, कोई बता रहा है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज टू एनालाइज जीन फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिसिटी ऑफ डीएनए बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी। ध्यान से पढ़ो क्या पूछा है क्वेश्चन, गफलत में आ रहे हो आप लोग, क्या पूछ रहे हो, आरआरएनए क्या हुआ अर्चना, आरआरएनए क्या पूछ रहे हो आप, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे से आरआरएनए से रिलेटेड, बताओ। चलो, तो कोई 4 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है, देखते हैं क्या बोलते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज टू एनालाइज जीन फंक्शन, तो कौन सी ऐसी टेक्निक है जो जीन फंक्शन को एनालाइज करती है बट डिपेंड होती है ऑन द स्पेसिफिसिटी ऑफ डीएनए बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी। तो अगर सर हम डीएनए बेस के कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करवाना चाहते हैं किसी को, तो वो एक प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होती है। अब समझ में आया दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लीमेंटरिटी की बात करी गई, तो यहां पर प्रोब भी हमारा, प्रोब जानते हो ना, जो रेडियो एक्टिव प्रोब होते हैं, ठीक है, जो कि हम साधन ब्लोटिंग के अंदर यूज करते हैं, तो वो रेडियो एक्टिव प्रोब यूज किए जाते हैं सडन ब्लोटिंग में, ठीक है। सर नदन ब्लोटिंग में क्या होता है, नदन ब्लोटिंग के अंदर यहां पर फ्लूरोसेंट प्रोब का यूज किया जाता है, आफ्टर नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर डालने के बाद में नदन ब्लॉट,
और फिर उसके बाद में सर एंटीबॉडी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी का यूज किया जाता है वेस्टर्न ब्लोटिंग में। तो यहां पर अगर कॉम्प्लीमेंटरिटी की बात कर रही गई है तो ये हाइब्रिडाइजेशन है, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, नदन ब्लॉटिंग नहीं है, क्योंकि यहां पर डीएनए की बात की गई है, डीएनए बेस को कॉम्प्लीमेंट्री हमें बाइंड करवाना है तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या रिपीट करना है जिया, क्या रिपीट करना है बताओ मुझे। मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन का आंसर गलत है। अभिषेक सिंह, अच्छा तो 20 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, आप पोस्ट कर दो, अच्छी बात है। आपको देखो गलती इंसान को या गलती स्टूडेंट को तब पता चलती है जब उसकी प्रिपरेशन उस लेवल पे हो, नहीं तो जिसकी प्रिपरेशन नहीं है वो तो आंसर को सही देख के वही लगा के आगे बढ़ेगा। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन चल रही है, बस उसको एक आकार देने की जरूरत है जो कि आप बेहतरीन ढंग से दे सकते हो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताओ इसका आंसर क्या पूछ रहे हो आप मेरे को। जिया आपने क्या पूछा था, टेक्निक की क्लास चाहिए आपको, बिल्कुल मैं तो तैयार हूं। समझ नहीं आया क्वेश्चन, अच्छा देखो क्वेश्चन क्या था ना, मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन क्या था। वहां पर पूछा गया है डीएनए के लिए, और डीएनए के लिए आती है सदर्न ब्लोटिंग, बट लास्ट में ये पूछा गया था कि आपको डीएनए के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करवानी है एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस की। तो उस टाइप की मेथड को, उस टाइप की बोल सकते हैं हम टेक्निक को क्या बोलते हैं, तो वो होती है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आपस में बाइंड हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरिटी। चलो सभी का आंसर ए आ रहा है, किसी का बी भी आ रहा है। तो आपको पता होगा बियर लिम्बर्ट लॉ, बियर लिम्बर्ट लॉ को तो सभी जानते होंगे, बिल्कुल सर। यहां पर बियर लिम्बर्ट लॉ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू ECL, ई क्या है, मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट, मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट। ए क्या है सर, एब्जॉर्प्शन, सी क्या है सर, कंसंट्रेशन, एल क्या है सर, लेंथ ऑफ क्यूबेट, ठीक है। तो क्यूबेट की लेंथ, तो यहां पर वही पूछा गया है, द एब्जॉर्बेंस ऑफ द कंपाउंड इन द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोथ कंसंट्रेशन एंड द पाथ लेंथ ऑफ द क्यूबेट, बिल्कुल सही बात है। absorption of the compound in the solution directly proportional to its concentration and inversely, बिल्कुल नहीं, इनवर्सली तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये दो आंसर भी वैसे ही गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर करो 11। चलो बहुत बढ़िया, सब लोगों ने सही करा। इनवर्सली कभी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है अभिषेक, इनवर्सली नहीं होगा कभी। तो जो कभी नहीं होता है वही तो मैं लाता हूं सर, प्लीज रिस्पॉन्स मी। श्रेया क्या पूछा आपने, क्या किस बात का रिस्पॉन्स मांग रहे हो आप। ए होगा। श्रेया आपने आंसर बोला, एक बार पूछ लो वापस, क्या किस चीज का रिस्पॉन्स मांग रहे हो आप। चेतना का आंसर आ गया, चलो बहुत बढ़िया। 1 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, 1 3 1 3 में बड़ा कंफ्यूजन है सर। श्रेया एक बार वापस पूछ लो आप क्या पूछना चाह रहे हो। चलो देखते हैं। फ्लूरोसेंस माइक्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ सर्टेन मोलिक्यूल। चलो आंसर आ रहा है सब लोगों का। देखो फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोपी किस पे बेस्ड होती है, सबसे पहली बात तो यहां अगर मैं किसी फ्लूरोसेंट मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है, उसके चारों ओर ये फ्लूरोसेंट,
ठीक है, खत्म होंगी तो ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर आएंगे, तो ये समथिंग 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ को रिलीज करेंगे, इनका एमिशन करेंगे। इसका मतलब ये है शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्प्शन करते हैं और लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करते हैं। लॉन्गर वेवलेंथ लाइट का एमिटेशन करते हैं। समझ में आया आपको? ये होता है फ्लोरोसेंस का नेचर। तो कंटिन्यूसली इमिट लाइट बिल्कुल नहीं, कंटिन्यूसली कहाँ इमिट हो रही है? एब्जॉर्ब लाइट टू मेनी डिफरेंट वेवलेंथ, नहीं बिल्कुल नहीं। एब्जॉर्ब लाइट टू गिवन वेवलेंथ एंड देन इमिट लाइट टू द लॉन्गर वेवलेंथ, तो बहुत सही बात है। एब्जॉर्ब लाइट टू द गिवन वेवलेंथ शॉर्टर नहीं आएगा। समझ में आया सबका? 3 कैसे आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जरा क्वेश्चन को फेमिलियर लो, समझने की कोशिश करो। क्या हो गया है आपको? क्लास चल नहीं रही है सबकी? चल रही है? हाँ अब सही है। अर्चना मैं चल रहा हूं, टेंशन मत लो आप, मैं नहीं रुकूंगा। ना हम रुकेंगे ना आप रुकोगे, ये क्लास और ये प्रिपरेशन सक्सेस तक चलती रहेगी। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेंस्ट वीडियो, प्रॉब्लम थी कुछ। अरे आप एक काम करना, पॉज कर लेना आप तो। याशिका आप पॉज कर लेना। अच्छा कोई बोल रहे फ्री स्पेक्चर। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक टेक्निक इज बेस्ट सुटेड टू विजुअलाइज द टोपोलॉजिकल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जैसे कि सर हमें पता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, ये इसका अपर हेड, ये फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर के अंदर हमारे पास में ये होता है मेम्ब्रेन स्पेनिंग डोमेन। चलो मैं इसको इससे बनाता हूं। तो यहां पर हमारे पास, जैसे कि आपने पढ़ा है जीपीसीआर, इस तरीके से एक रिसेप्टर है। अब हमें ये मेम्ब्रेन स्पेनिंग डोमेन को देखना है, तो क्या करना पड़ेगा सर? हमें ये मेम्ब्रेन को यहां से डिस्टर्ब करना पड़ेगा, ये मेम्ब्रेन को इस तरीके से अलग खोलना पड़ेगा। तो ये खोलने के लिए एक टेक्निक यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं यहां पर फ्रेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो सर हम इसके अपर सरफेस को देख सकते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर देख सकते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर के गोल्गी कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं, सारी चीजें। 3 सेक्शन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिल्कुल नहीं। तो यहां पर यूज किया जाता है फ्री स्पेक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो कैसे यूज किया जाता है? सबसे पहले सर मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन को -96 या -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज किया जाता है। फ्रीज करने के बाद में इसको एक माइक्रोटोम नाइफ, इसको ध्यान रखना, माइक्रोटोम नाइफ की हेल्प से एक वैक्यूम ट्यूब, ये ऐसा एक वैक्यूम चेंबर होता है। इस वैक्यूम चेंबर में यहां पर लगा होता है माइक्रोटोम नाइफ, ये माइक्रोटोम नाइफ से, ठीक है बहुत बढ़िया, बिल्कुल आयुषी बहुत सही। आज मॉक टेस्ट में कितने आए गाइस? हर्षिता पूछ रही है, गजब। ये वीडियो ना आ रही सर, वीडियो नहीं आ रही क्यों? सब लोगों को वीडियो दिख रही है ना? सर आप अटक गए श्रेया नहीं, मैं देखो चल रहा हूं, अभी भी चल रहा हूं। मैं एक काम करूंगा, वैसे चलते ही रहता हूं, मैं एक काम करता हूं तभी आपको लगेगा कि हाँ सर चल रहे हैं, सर अटके नहीं है। चलो हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो। इस क्वेश्चन का जवाब दो सब लोग।
When the biologist wish to study the internal ultrastructure of the cell, then can be achieve the finished resolution by using। तो अगर हमें कोई इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर देखना है तो हमें यहां पर इसके जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिल्कुल सही, वही तो बोल रहा था मैं भी। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं हम इंट्रासेलुलर चीजों को देखने के लिए। फेस कॉन्ट्रास्ट की बात कर ले तो फेस कॉन्ट्रास्ट के अंदर यहां पर यूज किया जाता है लाइव स्टेन का, लाइव स्टेन और नो स्टेनिंग। यहां पर किसी स्टेनिंग मेथड का यूज नहीं किया जाता है, और जो भी लाइव स्पेसिमेन है उसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से। इसके अंदर एक फेस प्लेट लगी होती है, फेस प्लेट, जो कि डिफरेंशिएट करती है दोनों, एक डिफ्रैक्टेड और एक अनडिफ्रैक्टेड लाइट के अंदर। ठीक है, तो ये फेस प्लेट का काम क्या होता है, दोनों लाइट को अलग अलग करना। चलो, तो स्कैनिंग का तो बिल्कुल नहीं होगा, कॉन्फोकल भी नहीं। इसको करो, अभी दिख रही है, क्वालिटी नहीं है, सही है, कोई नहीं हर्षिता, क्वालिटी का क्या करना है, ठीक है। क्वांटिटी डिपेंड है, क्वांटिटी देखो कितनी है, क्वालिटी मत देखो, ठीक है। सर बताइए कहाँ देना है मॉक टेस्ट। शिवांगी, आपको हमारे ऐप के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है, ifsonline.com पे आप जाओ, ठीक है। वहां से आपको एक स्कैनर मिल जाएगा, उस स्कैनर को स्कैन करने के बाद में आप डायरेक्टली उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, प्ले स्टोर से। ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपने नंबर से आप उसको रजिस्ट्रेट करो, अपना नंबर लॉगिन के अंदर डालो, आफ्टर आपको वहीं पर फ्रंट पे ही मिल जाएगा मॉक टेस्ट। चलो, 14 का डी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है। द एडवांटेज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप ओवर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज दैट। तो एडवांटेज क्या है ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। लाइट माइक्रोस्कोप प्रोवाइड फॉर हायर मैग्निफिकेशन देन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो बिल्कुल नहीं सर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज्यादा मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करता है। लाइट माइक्रोस्कोप प्रोवाइड हायर रिजोल्यूशन पावर देन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा सर, हायर रिजोल्यूशन कैसे होगा। अच्छा, रिजोल्यूशन क्या है सर, रिजोल्यूशन मतलब ये होता है कि आप ये दो ऑब्जेक्ट को जो कितने पास प्रेजेंट है उसके बाद भी आप इसको एज अ दो कंसीडर कर पाओ, तो वो उसका उतना रिजोल्यूशन होता है। तो अगर रिजोल्यूशन की बात करें तो 1 mm तक हमारे पास रिजोल्यूशन होता है, किसका वाला 0.01 शायद होता है, किसका माइक्रोमीटर, ये होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। एक बार चेक कर लेना आप स्कोप का। तो ये इतनी पास में प्रेजेंट दो मॉलिक्यूल्स को एज अ दो मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, इसको बोलते हैं हम रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन का अगर हम इसको रिजोल्यूशन को R से डिनोट करते हैं, R इज इक्वल टू होता है यहां पर 1/d। d क्या है, रिजोल्यूशन लिमिट, ठीक है। R क्या है, रिजोल्यूशन, इसको ध्यान रख लो। तो D का फॉर्मूला क्या होता है, 0.61 लेमड़ा अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर को हम क्या लिखते हैं, n साइन अल्फा। n साइन अल्फा, n का मतलब क्या है, n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, यहां पर कौन सा मीडियम है, मीडियम की बात कही गई है। साइन अल्फा क्या है, एंगुलर एपर्चर। एंगुलर मेरे पीछे छुप गया, एपर्चर। तो देख लो एंगुलर अपर्चर है, तो यहां पर जो अपने बोल सकते हैं हम, यहां पर जो लेंस है, लेंस और स्पेसिमेन के बीच का डिस्टेंस वो होता है एंगुलर अपर्चर, ठीक है। तो देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप अलाउ वन ऑफ द व्यू डायनामिक प्रोसेस व्यू इन द लिविंग सेल। तो ये बहुत सही बात है कि अगर डायनामिक प्रोसेस के थ्रू व्यू हो रहा है यहां पर, मतलब डायनामिक जो देखते हैं हम ग्लास के थ्रू, जो ग्लास यहां पर होते हैं ना हमारे पास ग्लास लेंस। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर
यहां पर मैग्नेटिक लेंस का यूज किया जाता है और हमें इमेज स्क्रीन पे दिखाई देती है, जबकि हमारा लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम डायनामिक व्यू देखते हैं। डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर आईपीस के थ्रू हम इमेज को देख सकते हैं। तो ये एक फायदा है किसका वाला, लाइट माइक्रोस्कोप का। लाइट माइक्रोस्कोप ही प्रोवाइड हायर कॉन्ट्रास्ट, नहीं बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो ज्यादा नहीं देता है। तो क्या समझ में आया आप लोगों को? ये सब स्टिकर कहां से निकालते हैं? सही है यार, गजब स्टिकर लेके आए हो आप। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे भी बता दो, मैं भी कमेंट कर दूंगा एक दो इसी स्टिकर से। हाई रिजोल्यूशन पावर तो इलेक्ट्रॉन की होगी, बिल्कुल श्रेया। अरे बस बस, कहा कहा स्टिकर स्टिकर खेल रहे हो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ सेल फ्रैक्शनिंग इज 2। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है सेल फ्रैक्शनिंग का? सेल फ्रैक्शनिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? चलो वैसे तो सब लोग इसका आंसर सही कर रहे हो। व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल नहीं सर। तो यहां पर तो हम फ्रीज फ्रेम का यूज कर सकते हैं। शॉर्ट सेल बेस्ड टू देयर साइज एंड वेवलेंथ, नहीं सर। यहां पर अगर इस साइज के हिसाब से आपको सेपरेशन करना है तो इसके लिए आपको यहां पर यूज करना पड़ेगी फ्लो साइटोमेट्री, यूज का साइटोमेट्री। ये सेल की सॉर्टिंग करती है, सेल सॉर्टिंग किसके? सेल सॉर्ट करती है साइज और ग्रेन्यूल्स के बेस पे, ठीक है। तो यहां पर फ्लो साइटोमेट्री का यूज कर सकते हैं। डिटरमाइन द साइज ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म, तो अगर साइज की बात कर रहे हैं सर तो यहां पर हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी का भी। सेपरेट द मेजर ऑर्गेनेली सो दैट देयर द पर्टिकुलर फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड, तो बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम सेल को फ्रैक्शनिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर से कुछ एज अ प्रोटीन्स, डीएनए या आरएनए को सेपरेट करने के लिए कर सकते हैं। तो ये वाली मेथड सही है। चलो इसका आंसर करो। What is the reason that the modern electron microscope, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, कैन रिजॉल्व बायोलॉजिकल इमेज टू द सब नैनोमीटर लेवल as the opposed to the tens of the nanometer achievable for the best super resolution light। तो आखिरकार क्या कारण है कि जो हमारा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो एक ज्यादा रिजोल्यूशन या ज्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट की इमेज देता है? तो देखते हैं क्या बोल रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज सिग्निफिकेंट लॉन्गर, बिल्कुल नहीं सर, फोकल लेंथ की तो बात ही नहीं होती है। कॉन्ट्रास्ट इज इनहेंसिंग स्टेनिंग विद द एटम्स ऑफ द हैवी मेटल, नहीं, क्योंकि हैवी मेटल के साथ साथ इनको कार्बन से भी कोटिंग करनी पड़ती है। तो ओनली हैवी मेटल, और हैवी मेटल में भी यूज किया जाता है गोल्ड का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम हैव मच शॉर्टर वेवलेंथ देन द विजिबल लाइट, बिल्कुल सही बात है। तो जो जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतना ज्यादा अच्छा रिजोल्यूशन देंगी। तो मैंने रिजोल्यूशन का फॉर्मूला भी लिखा था, रिजोल्यूशन इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल अपर्चर अपॉन 0.61 लेमड़ा। जितनी छोटी वेवलेंथ उतना अच्छा रिजोल्यूशन। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज अ मच ग्रेटर रेशियो इन द इमेज साइज ऑफ द रियल साइज, नहीं बिल्कुल नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What technique would be most appropriate to use to observe the movement of condensed chromosomes during the cell division? सेवेंटीन का आंसर करो। सेल फ्रैक्शनिंग क्या होता है? अच्छा, सेल फ्रैक्शनिंग मतलब उसका डिसरप्शन, फ्रैक्शन मतलब सेल के टुकड़े टुकड़े करना। व्हाट टेक्निक वुड बी अप्रोप्रिएट यूज टू द मूवमेंट, हमें देखना है क्रोमोसोम के कंडेंसेशन के मूवमेंट को।
कंडेंसेशन के मूवमेंट को हमें देखना है तो कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे हम। तो अगर लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हो तो लाइट माइक्रोस्कोप का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो बिल्कुल नहीं सर, स्कैन ये तो आउटर सरफेस को स्कैन करेगा और वो भी सेल की, जबकि हमें अंदर क्रोमोसोम के मूवमेंट को देखना है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं हम इसके अंदर, बिल्कुल सही बात है। कॉन्फोकल फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप बिल्कुल नहीं, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप तो सर हमें यहाँ पर स्टेनिंग करना होती है, और स्टेनिंग जो होती है ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक बोल सकते हैं हम यहाँ पर फिक्सिंग होती है। सबसे पहले सैंपल की फिक्सिंग होती है, तो इसके अंदर सैंपल तो डेथ हो जाता है, फिर कैसे क्या यहाँ पर लाइव देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, जितना कम वेवलेंथ उतना ज्यादा रिजोल्यूशन। तो जिसको भी अगर एप या मॉक टेस्ट से रिलेटेड कुछ है तो देखो यहां पर आईआईटी जेईई से रिलेटेड यहां पर साइट्स भी दी हुई है, कॉल नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप उसके ऊपर कॉल कर सकते हो। उस लिंक के ऊपर जाकर आप डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहां पर चैट बॉक्स में मिल जाएगा आईआईटी जेईई का लिंक, मॉक टेस्ट का लिंक। कॉन्फोकल 3D इमेज, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आराध्या, बहुत सही बात। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो कि 3D इमेज देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2D इमेज देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ध्यान रखना, ये सही बात बताई आराध्या ने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये 2D इमेज देगा, बट अगर मैं बोल रहा हूं किसकी, कॉन्फोकल की, तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप ये 3D इमेज देता है, ठीक है। तो देखो गाइस आपको मिल जाएगी यहां पर मॉक टेस्ट की लिंक भी, ठीक है। द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज द बेस्ड फॉर द हाई मैग्निफिकेशन व्यू ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फिक्सिंग द सेल। बिल्कुल नहीं सर, फिक्स सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं हम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लाइव एंड मोटाइल सेल, बिल्कुल सही बात है। सरफेस स्ट्रक्चर तो यहां पर स्कैनिंग का यूज करेंगे हम। सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द लाइव एंड मोटाइल बिल्कुल नहीं, तो यहां पर इसका आंसर सेकंड आना चाहिए, बिल्कुल सही बात, बहुत सभी लोगों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज प्रीफर्ड ओवर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप टू स्टडी लाइव अनस्टेन सेल को दिखाएगा, बिल्कुल सही बात है अभिषेक। लाइव और अनस्टेन्ड सेल का ये विजुअलाइजेशन करता है, और इसमें एक फेस प्लेट होती है जो कि डिफ्रेक्टेड और अनडिफ्रेक्टेड लाइट के अंदर डिफरेंस क्रिएट करती है, जो कि इमेज के कॉन्ट्रास्ट और रिजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए सफिशिएंट होती है। बट सर आप पीवाईक्यू में तो थर्ड में कॉन्फोकल नहीं बताए थे, पीवाईक्यू में चलो आंसर करो। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज प्रीफर्ड, तो यहां पर स्टैंड सैंपल का बिल्कुल नहीं यूज किया जाता है, कलरलेस सैंपल का यूज कर सकते हैं, वायरस और प्लांट सेल बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, सभी लोगों का आंसर थर्ड आना चाहिए। नेक्स्ट, द रिजोल्यूशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन बी इनहेंस्ड बाय, बताओ यहां पर रिजोल्यूशन का इनहेंस कैसे होगा, फटाफट करो। अब यहां से सब इजी क्वेश्चन है, वैसे अभी तक भी इजी थे सर, हम तो सभी के आंसर कर रहे हैं फटाफट। आप ही एक्सप्लेनेशन में टाइम लगा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, द रिजोल्यूशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन बी इनहेंस्ड लाइट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ, बिल्कुल सही बात है सर। लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ नहीं, लाइट ऑफ द वेरिएबल वेवलेंथ नहीं, स्मॉलर न्यूमेरिकल एपर्चर नहीं सर। यहां पर रिजोल्यूशन इज इक्वल टू न्यूमेरिकल अपर्चर अपॉन 0.61 लेमड़ा, मतलब जितनी छोटी लाइट होगी उतना अच्छा रिजोल्यूशन, जितना ज्यादा न्यूमेरिकल अपर्चर उतना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा। तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट, रिजोल्यूशन पावर इज एबिलिटी ऑफ द माइक्रोस्कोप टू, 21 का आंसर करो।
आज के क्वेश्चन आसान है। अच्छा अर्शिता, आपने पढ़ लिया ना इसलिए आपको आसान लग रहे हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन पावर इज द एबिलिटी ऑफ द माइक्रोस्कोप, बताओ। तो रिजोल्यूशन पावर होती है सी टू क्लोज ऑब्जेक्ट एज द सेपरेट, सही बात है। एस्टिमेट सेल साइज नहीं, मैग्नीफाई द इमेज नहीं, बिल्कुल। कीप ऑब्जेक्ट इन द फोकस। चलो क्वेश्चन को करो। अदर थिंग बीइंग इक्वल टू द रिजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, गिव द स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। इसका आंसर करो। ट्वेंटी टू का 111 आ रहा है। तो अगर हम बात करें सर इनके अंदर रिजोल्यूशन की, तो जितने भी माइक्रोस्कोप का इवोल्यूशन हुआ है ये सारे उनके रिजोल्यूशन के बेस पे डिपेंडेंट है। रिजोल्यूशन मतलब होता है क्लियरिटी। तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप अच्छा रिजोल्यूशन देगा, किससे? लाइट माइक्रोस्कोप से। मैग्निफिकेशन भले ही उतना हो बट क्लियरिटी बढ़ती है। तो इसीलिए यहां पर फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, इनका यूज एज अ रिजोल्यूशन के बेस पर किया जाता है। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही हुआ, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप विल गिव द हायर रिजोल्यूशन देन द लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज्ड इन द पायरोसीक्वेंसिंग? अरे मैग्निफिकेशन के ऊपर क्यों जा रहे हो? मैग्निफिकेशन के लिए अगर कभी जाना ही होता तो लाइट माइक्रोस्कोप में और एक लेंस नहीं फंसा देते हम, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस होते हैं, एक तो कंडेंसर लेंस, ठीक है, कंडेंसर लेंस जो कि यहां पर लाइट को फोकस करता है। दूसरा यहां पर होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और यहां पर होता है आई लेंस, आई पीस, ठीक है। तो आई पीस का हमारा हमेशा 10x होता है। ऑब्जेक्टिव की बात कर लो तो आप 100x भी मान लो। तो अगर मुझे मैग्निफिकेशन बढ़ाना है तो मैं यहां पर इनके बीच में और एक लेंस फंसा दूं तो ये मैग्निफिकेशन बढ़ जाएगा। बट कॉन्ट्रास्ट हमें बढ़ाना है, रिजोल्यूशन हमें बढ़ाना है, इसके लिए फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर फ्लोरोसेंस मेटर से स्टेनिंग की जाती है सैंपल की, जो कि एक अच्छी कॉन्ट्रास्टेबल रिजोल्यूशन इमेज देता है, ठीक है जी। हाँ, तो आपका आंसर एक बार देख लेना आप, 100 नैनोमीटर फॉर फ्लोरोसेंस एंड 200 नैनोमीटर फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। चलो यहां पर कौन सा एंजाइम है सर? पायरोफॉस्फेटेज, बिल्कुल सही बात है। पायरोफॉस्फेटेज का यूज नहीं किया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज, ल्यूसीफेरेज और एटीपी सल्फ्यूरेज एंजाइम का यूज किया जाएगा। पायरो सीक्वेंसिंग मींस, अच्छा सौरभ ने बताया पायरो सीक्वेंसिंग मींस, चलो ठीक है आपके लिए भी आप बता दिया जाए। तो पायरो सीक्वेंसिंग का यूज किया जाता है सीक्वेंसिंग मेथड में, डीएनए की सीक्वेंसिंग करना, डीएनए के एक एक न्यूक्लियोटाइड को आइडेंटिफाई करने वाली मेथड होती है पायरो सीक्वेंसिंग। आखिरकार कैसे की जाती है वो देख लो थोड़ा। तो यहां पर ये जो डीएनए है, ये डीएनए अब यहां पर प्राइमर से जुड़ गया। आपने तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर रेप्लिकेशन मेथड पढ़ी होगी, बिल्कुल। तो यहां पर ये है हमारे पास में पेरेंट्स का डीएनए, पेरेंटल डीएनए, ठीक है। पेरेंटल डीएनए के ऊपर लगा दिया हमने प्राइमर, प्राइमर का ये 3' OH ग्रुप है।
अब यहां पर जब न्यू न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता है, डीएनटीपीस यहां पर ऐड होता है बाय द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज, ये पॉलीमरेज यहां पर बाइंड करेगा, न्यू न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करेगा, तो आपको भी पता है दो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होते, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पायरोफॉस्फेट, फॉस्फेट, और ये पायरोफॉस्फेट एएमपी से ऐड होंगे और उसके बाद में यहां पर बनाते हैं एटीपी, ठीक है, और एटीपी ये ल्यूसीफेरेज एंजाइम से एटीपी यहां पर चेंज हो जाएगा ल्यूसीफेरेज, ल्यूसीफेरेज में किससे, ल्यूसीफेरिन एंजाइम से, ठीक है, ल्यूसीफेरेज एंजाइम से ये ल्यूसीफेरिन के अंदर चेंज हो जाएगा, और ये ल्यूसीफेरिन और लाइट प्रोड्यूस होगी, तो यहां पर लाइट प्रोड्यूस होगी जिससे ये सिग्नल मिलेगा कि हाँ यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हो चुका है हमारा न्यू न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, टू प्रोड्यूस द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, विच टेक्निक is used to detect the specific protein in a sample based on the antigen antibody interaction। ठीक है, तो देखो डिस्कशन, फालतू बातों का डिस्कशन मत करो, क्वेश्चंस के जवाब दो। अगर आप रियली पढ़ने के लिए आए हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, रियली पढ़ लो, कोई बात नहीं। अगर आप यहां पर अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। चलो, अगर आपका प्यारा बच्चा है तो उसको घर ले जाओ, ठीक है, घर ले जाके खाना वाना खिलाओ, सुला दो, और आप भी सो जाओ, ठीक है आयुषी। चलो, विच टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक प्रोटीन इन द सैंपल यूजिंग एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, तो पीसीआर सर एम्पलीफिकेशन के लिए होता है, तो ये तो नहीं होगा। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, बिल्कुल सही बात है सर। रेडियो इम्यूनो एसे के अंदर यहां पर रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज किया जाता है, और ध्यान रखो रेडियो एक्टिव मटेरियल के अंदर भी I-125 का यूज किया जाता है, आयोडीन के 125 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आराध्या क्या बोल रहा है, आज क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मजा आ रहा है। चलो अभी जाओ, हर्षिता, हर्षिता बोल रही है अब चलो आयुषी घर चलते, जाओ जाओ जाओ, एक दूसरे को खाना खिला के सो जाओ, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। What is the main advantage of PCR polymerase chain reaction techniques, तो मेन एडवांटेज क्या है इसका, टू अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, नहीं सर, यहां पर हाइब्रिडोमा का यूज करेंगे हम, ठीक है। इट एम्पलीफाई द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस रैपिडली, बिल्कुल सही बात है सर, एम्पलीफिकेशन होता है। इट डिटेक्ट द प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, मुझे बताओ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है। इट मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन द सैंपल, नहीं सर, यहां पर अगर एंटीजन का कंसंट्रेशन मेजर करना है तो उसके लिए एलाइजा टेक्निक का यूज करना होगा या तो आरआईए का यूज करना होगा।
चलो आ गए सब लोग। अच्छा, तो आपके लिए गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है सर, बताइए आप। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है, जो भी गेट बी के मॉक टेस्ट के लिए जो भी पर्सन अपने न्यू पर्सन मतलब न्यू स्टूडेंट्स को रेफर करेगा मॉक टेस्ट के लिए, ये जो भी मैं बोल रहा हूं स्कीम ये आज के लिए ही वैलिड है। तो जो भी पर्सन जिन्होंने मॉक टेस्ट ले लिया है वो अगर कोई 5 मेंबर को, कम से कम 5 मेंबर को अगर कभी ये रिफर करता है तो आपके लिए कुछ स्पेशल प्राइसेस है। जो सबसे ज्यादा रेफर करेगा, मिनिमम 5 चाहिए, ठीक है। और सर प्राइस बता दीजिए, प्राइस क्या होंगे। प्राइस यहां पर होंगे आपके लिए टी शर्ट्स दी जाएगी, टी शर्ट के साथ साथ आपके लिए बुक्स, जो कि आप बोलो, जो बुक आप बोलोगे वो बुक आपको दी जाएगी, ठीक है, आपकी मनचाही बुक। बट आपको यहां पर रिफर करना पड़ेगा मिनिमम 5 पर्संस को, 5 स्टूडेंट्स को, 5 आपके दोस्त हो, 5 लोग कोई भी हो जो कि मॉक टेस्ट में यहां पर इनरोल करे अपने नंबर से, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूटिलाइज द रेडियोएक्टिव आइसोटोप टू क्वांटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी इन अ सैंपल। तो एंटीजन एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन को हमें क्या करना है, यहां पर क्वांटिफाई करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एलाइजा मेथड का, हाइब्रिडोमा का यूज करते हैं, मोनोक्लोनल का, आरटीपीसीआर का यूज करते हैं, एम्प्लीफिकेशन का, ठीक है। आरआईए मेथड का यूज भी हम एंटीजन की कंसंट्रेशन को या पता करने के लिए करते हैं, ठीक है। आरआईए मेथड का यूज एंटीजन की कंसंट्रेशन को, एलाइजा मेथड का यूज करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एलाइजा के बहुत सारे टाइप्स है। कौन कौन से टाइप्स है, हमारे पास कॉम्पिटिटिव एलाइजा है, हमारे पास सैंडविच एलाइजा है, हमारे पास डायरेक्ट एलाइजा है, हमारे पास इनडायरेक्ट एलाइजा है। ऐसे 4 मेथड है जिनका यूज किया जाता है। चलो अब करके दिखाओ क्वेश्चन को, मानू मैं आपको। सर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन बता दीजिए, हाउ टू इनरोल इन द मॉक टेस्ट, प्लीज गिव इंफॉर्मेशन। विनय, आपको इनरोल करने के लिए देखो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिख रही होगी IIT जेम से रिलेटेड, वहां पर आप जा सकते हो डायरेक्ट, या तो फिर आपको इनरोल करने के लिए IFS की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, www.ifasonline.com पर, ठीक है। वहां से आपको आपके नंबर से रजिस्ट्रेट करना पड़ेगा, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको फ्रंट पर ही दिख जाएगा मॉक टेस्ट। और अगर जिन्होंने ये मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री है, कोई रिफरल कोड नहीं है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ध्यान रखिए, जो भी ये मॉक टेस्ट जिसने ले लिया है वो अगर 5 पर्सन को यहां पर रिफर करता है और ये 5 पर्सन के नंबर इसमें रजिस्ट्रेट करवाता है, तो आपके लिए बेस्ट प्राइजेस यहां पर रखे गए हैं। उन पर्सन्स को या उन स्टूडेंट को टी शर्ट के साथ साथ आपकी मनचाही बुक आपको दी जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके प्राइस के रूप में। बी आंसर आ रहा है। चलो, hybridoma technology, which medium type use then the result from the fusion of antibody producing B cell and immortalized myeloma cell। तो यहां पर पूछा गया है B cell एंड मायोलेमा सेल के फ्यूजन के लिए कौन सा मीडियम यूज किया जाता है। तो क्या आंसर दिया आप लोगों ने, हैट मीडियम, हैट मीडियम। चलो आप लोगों का आंसर है हैट मीडियम, बट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझो इस प्रोसेस को, ध्यान से समझो कैसे प्रोसेस को, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी होती क्या है उसको पहले ध्यान से समझो होती क्या है। सबसे पहले हम एंटीजन को एक माइस के अंदर इंजेक्ट कराते हैं। देखो यहां पर ये माइस के अंदर हमने इंजेक्ट करवा दिया। माइस के अंदर इंजेक्ट करवाने के बाद में आपको पता है इसमें इम्यून रिस्पॉन्स होगा, इम्यून रिस्पॉन्स होगा। इम्यून रिस्पॉन्स होने पर हम क्या करेंगे, इसमें से इनकी स्प्लीनिक सेल को निकालेंगे। स्प्लीनिक सेल, स्प्लीनिक सेल कौन सी होगी, यहां पर बी सेल, ठीक है। तो ये हमने बी सेल निकाल ली। फिर हम मायोलेमा सेल को निकालेंगे। मायोलेमा सेल और बी सेल का फ्यूजन कराते हैं पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल से। याद रखो, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल से,
ठीक है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का यूज किया जाता है किसके लिए, फ्यूजन के लिए। बट आफ्टर फ्यूजन के बाद यहां पर अलग अलग टाइप की सेल्स मिलेंगी। कौन कौन से टाइप की सेल यहां पर मिल सकती है, बी सेल और मायोलेमा सेल का फ्यूजन, जिसको हम बोलेंगे हाइब्रिडोमा सेल। ठीक है, या ये हो सकता है दो मायोलेमा सेल आपस में फ्यूज कर जाए, या ये भी हो सकता है कि दो बी सेल आपस में फ्यूज कर जाए। ठीक है, तो ये वाली कैटेगरी भी हो सकती है। बट इनको सिलेक्ट करने के लिए ओनली बस हमें यही सेल चाहिए, तो इसको सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है हैट मीडियम का। हैट मीडियम का मतलब क्या है, HAT। हैट का मतलब है हाइपोजेंथीन, ए का मतलब है अमीनोप्टेरिन, और टी का मतलब है थायामिडीन। ध्यान रखो, इन तीनों का मतलब ध्यान रखो, तीनों का फंक्शन भी ध्यान रखो क्या होता है। ध्यान से देखो इनका तीनों का फंक्शन क्या होगा। अगर मैं हाइपोजेंथीन की बात करूं तो ये रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा, रॉ मटेरियल फॉर साल्वेज पाथवे। साल्वेज पाथवे के लिए अमीनोप्टेरिन की बात करूं मैं, देखो मैं थोड़ा हट जाता हूं आपके सामने से, आप इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा हूं मैं आपको यहां पर। देखो अमीनोप्टेरिन की बात करें तो ये इनहिबिट करेगा डी नोवो पाथवे को, और थाइमिडीन की बात करें तो ये भी रॉ मटेरियल का यूज करेगा, रॉ मटेरियल साल्वेज के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये अमीनोप्टेरिन सारी सेल के अंदर डी नोवो पाथवे को इनहिबिट कर देगा, इसके कारण हम हाइब्रिडोमा सेल को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर होगा सी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, मैं देखता हूं आपके क्या कमेंट से। स्प्लीनिक सेल मुझे भी बता रही हो हर्षिता, मेंबर अटैक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में होगा। बिल्कुल अभिषेक, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट पाथवे के अंदर होता है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए यूज होता है C5 कन्वर्टेज, C5 कन्वर्टेज। ठीक है, C5 कन्वर्टेज जो होता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है, और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स पोर क्रिएट करेगा, पोर क्रिएट करेगा पैथोजन के अंदर, और उनको लाइस कर देगा, उनका लाइसिस कर देगा। ठीक है, माइक्रो वाले में सिर्फ मोल बायो है थी। क्या बोल रहे हो आप, मेरे को बस सर का ही दिखा, उसमें कैसी नहीं समझाया। IFS ऐप में ममता मैम से पढ़ी है। क्या पढ़ा है आपने IFS ऐप में? DNA रिपेयर, DNA डैमेज थी पूछा। अभिषेक टेक्निक कौन से पढ़ी, आपको सारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर है। अच्छा हर्षिता बोल रही है आपने टेक्निक कहां से पढ़ी। अच्छा, मैं टेक्निक खुद पढ़ाता हूं। ठीक है, IFS के ऐप में मैं टेक्निक खुद पढ़ाता हूं, तो आप मेरे से पढ़ोगे तो और भी मजा आएगा आपको। सोचो, which technique is commonly used for the genetic testing, DNA sequencing and cloning of the specific DNA fragment। तो यहां पर इतनी अलग जेनेटिक टेस्टिंग के लिए, DNA सीक्वेंसिंग के लिए एंड क्लोनिंग ऑफ स्पेसिफिक DNA फ्रेगमेंट के लिए यूज किया जाता है किसका, तो यहां पर PCR का यूज। सबसे सही बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हर्षिता, आप अभिषेक को बोल रहे थे। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, होती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। सर पीछे वाले में मीडियम पूछा था तो हैट होगा ना सर। हैट मीडियम का मैंने ये भी पूछा था आपको फ्यूजन के लिए। ठीक है, फ्यूजन के लिए, या ध्यान दो क्या पूछा है यहां पर, फ्यूजन के लिए पूछा था। फ्यूजन के लिए मीडियम यूज किया जाता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मीडियम।
ठीक है, ये मीडियम है पॉलीथिलीन ग्लाइकोल का। ओके, और सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है हैट मीडियम का। सर टेक्निक का वन शॉट सीन करो प्लीज, सेशन करो। ओके, इफेक्ट आपके लिए वन शॉट करेंगे। लगा तो हैट होगा ना सर? सर पीजी तो फ्यूजन एजेंट है सर। ठीक है, हाँ तो फ्यूजन एजेंट हम तभी देंगे ना जब ये मीडियम के अंदर डालेंगे हम। यस सर, आज लेक्चर में थे मैं आपका। अच्छा अभिषेक, अच्छा आप, हाँ देखो अभिषेक, अभिषेक, अच्छा अभिषेक तो मेरे लेक्चर में ही था आज। ठीक है, तो अभी वैसे ही मेरी ऐप में टेक्निक की क्लासेस चल रही है। यहां पर विच मेथड इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द पेशेंट ब्लड सैंपल। तो देखो ध्यान रखो, आपको जो कंफ्यूजन इसको क्लियर करता हूं मैं। इसका आंसर एलाइजा आएगा। क्यों एलाइजा आएगा? क्योंकि एलाइजा के अंदर अगर हम एंटीजन की बात करें, ओनली एंटीजन की बात करें, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट एलाइजा, डायरेक्ट, अरे डायरेक्ट एलाइजा, या फिर हम बोल सकते हैं एंटीबॉडी की भी बात कर ले तो हम यहां पर सैंडविच एलाइजा का भी यूज कर सकते हैं, सैंडविच एलाइजा का। ठीक है, बट आरआईए की बात करें तो आरआईए के अंदर हम रेडियो लेबल्ड एंटीजन और अनलेबल्ड एंटीजन, और वो भी किसका है? सैंपल का। इनकी कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग करवाते हैं किसके साथ? कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग कराते हैं हम एंटीबॉडी के साथ। तो यहां पर ओनली एंटीजन का डिटेक्शन होता है, तो इसलिए यहां पर आरआईए नहीं आएगा। ठीक है, पीसीआर का एम्प्लीफिकेशन के लिए होता है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का यूज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए होता है, एंटीबॉडी के लिए होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कुछ टेक्निक आज यहीं पे टेक्निक पढ़ाना है लेकिन रिकॉल नहीं कर पाए रहे। कोई बात नहीं, इफेक्ट। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। अच्छा हर्षिता बोल रही है कुछ टेक्निक तो हमने नहीं सुनी। ये पेपर में भी आप देखोगे ना तो कुछ नया नया ही दिखेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए वापस में एक बार बोल दूं कि आज जो भी रेफर करेगा अपने 5 फ्रेंड्स को, ठीक है, वो उन लोगों को यहाँ पर प्राइस मिलने वाला है। और देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको रेफर करने में क्या जाता है बताओ? तो प्राइस लो, प्राइस। ठीक है, टी शर्ट के साथ साथ आपको आपकी मन चाहिए बुक, जो आपको चाहिए वो बुक आपको यहां पर प्राइस में मिलेगी। What is the primary advantage of using monoclonal antibody produced through the hybridoma technology? तो इनका प्राइमरी एडवांटेज क्या होता है? सर टोटल कितने क्वेश्चन से? अनुष्का शायद होने में ही आए, 1-2 क्वेश्चन बचा होगा। ठीक है, हाई स्पेसिफिसिटी एंड प्यूरिटी, बताओ इसका आंसर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर। मोनोक्लोनल की बात करें तो एंटीबॉडी का यूज होता है सिंगल एपिटोप के लिए, सिंगल एपिटोप स्पेसिफिक होती है, तो ये हाईली स्पेसिफिक होता है। रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, तो ये पीसीआर होगी। डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, तो नहीं बिल्कुल। मेजरमेंट ऑफ आरएनए कंसंट्रेशन, तो यहां पर भी नहीं होगा। आरएनए कंसंट्रेशन का मेजरमेंट इस टेक्निक से नहीं होता है। आईएफएस का वीडियो वन शॉट भैया देख लो ना, कुछ नहीं लगता। चलो आयुषी, आईएफएस का वीडियो वन शॉट वाला देखती तो वहां कुछ नहीं लगता। क्या मतलब? मैं समझ नहीं आ रहा हूं, क्या बोल रहे हो आप?
हाँ सर्षिता, ये भी सही है, हम भेज तो देंगे बट लोगों ने करना भी तो चाहिए, ये भी सही बात है। सर आपको कैसे बताएंगे कि हम रिफर कर दिए हैं? देखो आपका रिफरेंस जो वहां पर एक रेफरेंस आईडी आएगा ना, वो रिफर आईडी वापस से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप रिफर करोगे, जिस रिफर आईडी से सामने वाला लॉगिन करेगा तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? पीसीआर टेक्निक के अंदर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक नहीं होती है, बाकी तीनों के तीनों टेक्निक्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो फटाक से। करो इसको। अच्छा, क्या बोल रहे हो सर? प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए कौन सी टेक्निक की जाती है? तो देखो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए यूज होने वाली टेक्निक है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का भी यूज किया जाता है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज किया जाता है, और यहां पर फेज डिस्प्ले मेथड का यूज भी किया जाता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लो विनय, ठीक है। विच टेक्निक इज सेंसिटिव इनफ टू द डिटेक्ट द इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी एंड कॉमनली यूज? ये का एक्सप्लेनेशन कहां पर करे? चलो यहां कर देते हैं हमारा ये का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। फ्री भी होती है प्रोटीन पर, अच्छा एफईआरटी, ओके ओके, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए। हाँ तो आपने प्रोटीन प्रोटीन का इंटरेक्शन पूछा ना मेरे को, तो आप बहुत सारी टेक्निक्स होती है। चलो अब जिया की फरमाइश पर हो जाए आ रही है, ठीक है, आ रही है, ध्यान से देखो, फिर हम अपने सेशन को कंप्लीट करते हैं। अब यहां पर होगा क्या सर? यहां पर सबसे पहले तो एक टाइटर प्लेट ली जाती है, ये क्या है? माइक्रो टाइटर प्लेट। अब क्या करेंगे सर? इसके अंदर हम सिंथेटिक एंटीजन को लेंगे। ये हमारा क्या है? सिंथेटिक एंटीजन। सबसे पहले मान लो यहां पर हम एचआईवी पर्सन के अंदर एंटीजन का लेवल देख रहे हैं, ठीक है। एचआईवी पर्सन के अंदर एंटीजन का लेवल चेक करना चाहते हैं तो हम एचआईवी वायरस के हूबहू दिखने वाला सिंथेटिक एंटीजन लेंगे। ये क्या है? ये जो राउंड कलर का मैं बना रहा हूं रेड में, सिंथेटिक एंटीजन, ठीक है। और ये सिंथेटिक एंटीजन रेडियो लेबल्ड होगा, रेडियो लेबल्ड, इस तरीके से रेडियो लेबल्ड होगा, ध्यान रखो। ये क्या है? रेडियो लेबल्ड है। अब यहां पर यूज की जाएंगी एंटीबॉडी, फिर उसके बाद में ऐड किया जाता है एंटीबॉडी। फर्स्ट हमने क्या ऐड की? फर्स्ट ऐड एंटीजन, और वो भी कैसा है? रेडियो लेबल्ड, रेडियो लेबल्ड। सेकेंड हमने क्या यूज की? एंटीबॉडी यूज की। अब ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है एंटीजन के, एचआईवी वायरस के, ठीक है। मान लो एग्जांपल मैंने एचआईवी वायरस का लिया है, तो क्या होगा सर? इसके अंदर अब ये एंटीबॉडी से बाइंड हो जाएंगे हमारे सिंथेटिक, ये हमारे सिंथेटिक एंटीजन इस तरीके से बाइंडिंग हो जाएंगे। ये सिंथेटिक एंटीजन बाइंड हो गए सारे के सारे। अब क्या होगा? अब हम इसमें ऐड करेंगे सैंपल, यहां पर सैंपल ऐड करेंगे, सैंपल ऐड। अब अगर सैंपल के अंदर एंटीजन होगा
तो जितने एंटीजन होंगे वो उतने अमाउंट के अंदर ये रेडियो लेबल्ड एंटीजन को रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पर ये एंटीजन आता है, ये एंटीजन इसको रिप्लेस करेगा, ये एंटीजन इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, इसको रिप्लेस करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, और यहां पर जाकर बाइंड हो जाएंगे सारे के सारे ये एंटीजन ऐसे। तो ये एंटीजन जाकर बाइंड हो गए किसमें, ये वाले एंटीबॉडी से। देन क्या हो रहा है यहां पर, सर ये एंटीजन जब बाइंड हुए तो यहां पर इतने अमाउंट के अंदर जितने एंटीजन बाइंड हो गए सैंपल वाले, उतने अमाउंट के अंदर रेडियो एक्टिव एंटीजन जो हमने लेबल किए थे वो रिमूव हो गए। तो यहां पर क्या हुआ, कंपटीशन हुआ इनके बीच में, कंपटीशन हुआ है लेबल्ड एंड अनलेबल्ड के बीच में, ठीक है। तो अनलेबल एंटीजन जितने ज्यादा हो गए उतनी ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल के जो एंटीजन हमने सिंथेटिक बनाए हैं उनका रिमूवल होगा। आफ्टर क्या करेंगे हम, यहां पर वॉशिंग करेंगे, और वॉशिंग करने के बाद हम चेक करेंगे कितनी रेडियो एक्टिविटी मटेरियल हमारे कम हुए हैं। तो यहां पर मान लो स्टार्टिंग में हमारे पास 100% रेडियो एक्टिव मटेरियल थे, बट अब बचे हैं सर 75%। हमने इनकी ऑटो रेडियोग्राफी करी, ऑटो रेडियोग्राफी करी। तो ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर हमें यहां पर अब रेडियो एक्टिव मटेरियल का कंसंट्रेशन 75% दिखा। तो अगर 75% रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो 25% कितना होगा, एंटीजन होगा सर, एंटीजन, और वो भी HIV वायरस वाला। मतलब वो पर्सन अभी इनिशियल फेज में है, उसके अंदर HIV वायरस का जो एंटीजन है वो अब इनिशियल थोड़ी थोड़ी ग्रोथ कर रहा है। अगर यहां पर इनका कंसंट्रेशन 25 की जगह 75 हो जाता एंटीजन का, और रेडियो एक्टिविटी का कंसंट्रेशन 25 हो जाता, तो मैं ये कहता कि अब वो HIV का जो पर्सन है वो फाइनल स्टेज में चल रहा है। तो यहां पर रेडियो एक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंटीजन कंसंट्रेशन के। कौन से एंटीजन, सैंपल एंटीजन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेडियो एक्टिविटी जितनी कम होगी उतना ज्यादा सैंपल एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो क्या समझ में आया जी आपको, सेंसिटिविटी लिखा था सर, एंटीबॉडी और एंटीबॉडी बोला था, तो दोनों को कंसीडर करना है शायद। हाँ, कौन से क्वेश्चन में बोल रहे हो आप, एंटीजन और एंटीबॉडी एंड इस कमोनली के लिए कुछ दिवाली गिफ्ट्स, कुछ दिवाली धमाका IFS लेके आया है। क्या है ये, सो फिलहाल आपको मिल रहा है फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल आवर कोर्सेज। याद रखना है, फिलहाल आपको मिल रहा है बच्चों फ्लैट 50% ऑफ हमारे जितने भी कोर्सेस है उन सारे कोर्सेस के ऊपर। सो एक शिखर बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 28 अक्टूबर से। ये टारगेट करने वाला है IIT JAM 2026 एज वेल एज GAT B 2025। प्लस आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है फॉर IIT JAM एज वेल एज GAT B 2025। तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, अगर आपको उस जगह पहुंचना है तो पहले अपने आप को वहां पे इमेजिन करना होगा, and then you will have to study, you will have to work very hard, you will have to plan everything, and then only possible हो पाएगा वहां तक पहुंचना। तो इस दिवाली गिफ्ट का डेफिनेटली हर किसी ने बेनिफिट लेना चाहिए, हर किसी ने एडवांटेज लेना चाहिए, और यहाँ आके आपने अपनी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। याद रखना है, आपको यूज करना है प्रोमो कोड IFAS 50, और इस प्रोमो कोड को यूज करके आपको बढ़िया सा एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा, and then you can complete your entire syllabus from here. Okay, so जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स है, याद रखना है बच्चों, आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है ifasonline.com, और यहाँ जाके आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इन दिस कोर्स आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड सेशंस, DPP, PDF, Sunday test, toppers talk, strategies, everything exclusively you are getting here. So enroll here, learn with us, have a great day, very happy learning.